नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं हमारी विशेष प्रस्तुति। दरअसल सीधे तौर पर मेरे पीछे की जो 4 शब्द लिखे हुए हैं वो आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देंगे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हम बात करते हैं नेपाल की तो हमारे जहन में एक तस्वीर उभरती है हिंदू राष्ट्र की। नेपाल को भारत हमेशा से हिंदू राष्ट्र की दृष्टि से देखता आया है, लेकिन आज यही धारणा धीरे धीरे बदल रही है क्योंकि नेपाल अब राष्ट्र विरोधी ताकतों का, राष्ट्र विरोधी शक्तियों का गढ़ बनता जा रहा है। खबर आ रही है कि भारत नेपाल सीमा से सटे क्षेत्र में लगातार कुछ ऐसे मदरसों का निर्माण कराया जा रहा है जहां पर नेपाल के मुस्लिम युवकों को भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल करने के लिए शिक्षा दी जा रही है, उकसाया जा रहा है। यह भारत के लिए बड़ी चुनौती है, यह खतरे की घंटी है उन तमाम राष्ट्रों के लिए जो कहीं ना कहीं से आतंकवाद से जूझ रहे हैं। इस मसले पर हम एक खास चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ कुछ ही पल में जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि किस तरह से यह क्षेत्र अब भारत विरोधी गतिविधियों या यूं कहें कि पाकिस्तानियों का अड्डा बनता जा रहा है। पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत, भारत में आतंक फैलाने का एक और प्लान। पाकिस्तान बना रहा है बॉर्डर पर आतंक की फैक्ट्री। आखिर क्या है पाकिस्तान का मदरसा प्लान? जी हां, पाकिस्तान को भले ही बार बार भारत से मुंह की खानी पड़ती हो, लेकिन भारत में आतंक फैलाने की उसकी लालसा ऐसी जिसे लेकर रोज वो नए नए प्लान बनाता रहता है। पाकिस्तान एक बार फिर ऐसी ही चाल चलता हुआ नजर आ रहा है और इसके लिए उसने एक बार फिर मदरसों और मस्जिदों को आतंक की फैक्ट्री बनाने के लिए चुना है। हालांकि इसमें कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान अपने मदरसों और मस्जिदों को आतंक के गढ़ के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इस बार उसने प्लान थोड़ा हटकर बनाया है। इस बार इन मदरसों में पाकिस्तान अपने युवाओं को ही नहीं बल्कि नेपाल के युवाओं को भी भारत के खिलाफ आतंक की आग में झोंकने की तैयारी में है। दुनिया जानती है पाकिस्तान अक्सर नेपाल के रास्ते भारत में अपने आतंकियों को भेजता रहा है और इसीलिए भारत नेपाल सीमा से सटे रूपडिया बॉर्डर से मात्र 6 किलोमीटर दूर खरबों की लागत से पाकिस्तान ने 2 मदरसों का निर्माण किया है। इसमें हजारों की संख्या में भारतीय सीमा से सटे नेपाली गांव के युवकों के मन में भारत विरोधी जहर तेजी से भरा जा रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान एक और कंबाइंड मस्जिद और मदरसे का निर्माण नेपालगंज के त्रिभुवन चौक के पास करोड़ों की लागत से कर रहा है। इसमें पाकिस्तान के युवाओं को आतंक की ट्रेनिंग दी जाएगी। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 1 साल से रूपडिया बॉर्डर से सटे नेपाली गांव में पाकिस्तानियों ने डेरा डाल रखा है। हालांकि बॉर्डर पर तैनात एसएसबी काफी सतर्क है, लेकिन पाकिस्तान के इस आतंक के प्लान से भारत को और सतर्क होने की जरूरत है, जिससे पाकिस्तान की इस घटिया हरकत का ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो खासतौर से अगर देखा जाए तो 1751 किलोमीटर की जो खुली सीमा है वो कहीं ना कहीं से पाकिस्तानियों और आईएसआई के लिए एक बड़ा गढ़ बनती जा रही है। ये भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और चुनौती और सवाल दोनों कि मदरसों में आखिर जब जिहादी शिक्षा दी जाती है तो ऐसे मदरसों की संख्या बढ़ कैसे जाती है, क्यों नहीं अभी तक इन पर किसी भी तरीके की कैची चलाई गई है। हम इस पर भी बात करेंगे, अपने मेहमानों के पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले जरा आप भी सुनिए कि किस तरह से वहां के लोग इस सच्चाई को कैमरे के सामने बता रहे हैं। ये नितांत ही गलत है और इसके द्वारा हमारे क्षेत्र के मुस्लिम भोले भाले युवकों को भ्रमित किया जा रहा है। इसमें नेपाल गवर्नमेंट को और हमारी भारत सरकार को बहुत ही तुरंत एक्शन लेना चाहिए। इतनी यहाँ पे इंटेलिजेंस की विंग है और इनके होने के बावजूद अगर ऐसा हो रहा है तो यही बहुत ही गलत है और तमाम आतंकवादी यहाँ पकड़े जा चुके हैं। इस बॉर्डर से आते हैं, आवागमन होता है और इसको करा करके बहुत ही ये आगे चल करके ही बहुत इससे माहौल खराब होगा।
हमारे यहाँ के माहौल खराब होगा, नेपाल का माहौल भी खराब होगा। और इसमें चाइना का भी हाथ है, चाइना भी इसमें मिला हुआ है, वो भी अपने अड्डे बना रहा है। और इसके लिए हमारे गृह मंत्रालय को, विदेश मंत्रालय को और रक्षा मंत्रालय को बहुत ही तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। भारत हमारा इस पर सक्रिय होना चाहिए और नेपाल के अंदर भी नेपाल गवर्नमेंट को भी इस संबंध में सोचना चाहिए। नंबर 1, ये आतंकवादियों का गढ़ बन रहा है, नेपालगंज प्लस रुपेडिया भी, ये हमारे देश के लिए घातक है। इस समय पे हमारी स्टेट गवर्नमेंट और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए और इस पर कार्रवाई भी करके राजदूतों को भी सतर्क करें और हमारे यहाँ जनता को भी हम लोगों को चाहिए कि इससे हम लोग अलर्ट रहें। ये पता चला है कि नेपाल में जो हमारा मैत्री राष्ट्र है, तो वहाँ कई मदरसों का निर्माण करोड़ों की लागत से पाकिस्तान की मदद से किया जा रहा है। और अभी हाल ही में एक वहाँ सृष्टि हाल था, वहाँ भी मदरसे और मस्जिद का एक साथ निर्माण किया जा रहा है। और हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल में जो आसपास के भारतीय युवा बसे हुए हैं या रहते हैं, उनको बहला फुसला करके और उसमें भारत विरोधी गतिविधियों के लिए उनको तैयार किया जाता है, जो हमारे देश के लिए बड़ा ही हानिकारक है। तो देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है ऐसे इलाकों पर बने इन मदरसों और मस्जिदों में रहने वाले लोगों से निपटना, क्योंकि ये वही इलाके हैं जहां से आपको याद होगा कि यासीन भटकल और अब्दुल करीम टुंडा जैसे आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था। ये फेहरिस्त लंबी है और लंबी हो भी सकती है, इसलिए चेतने की जरूरत है। बहरहाल 3 खास लोग मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं जाने माने वरिष्ठ पत्रकार सुनील कौशिक जी, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ मेरे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट, रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल बख्शी जी जुड़ रहे हैं फोन लाइन से। प्रफुल जी, आपका भी स्वागत। और सुदर्शन न्यूज संवाददाता राम जी सोनी भी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। राम जी सोनी के पास जाऊं, मैं प्रफुल जी के पास जाऊं, सबसे पहले मैं सुनील जी आपके पास आती हूं। ये जो आज जो तस्वीर और आज जो खबर आ रही है, नेपालगंज और रुपहिडिया के पास जो मदरसे अब खरबों की लागत से बनाए जा रहे हैं, ये पहला वाकया नहीं है। 2002 की रिपोर्ट से लेकर 2016 की रिपोर्ट तक ये कहती है कि मदरसों और मस्जिदों की संख्या इस इलाके में बढ़ी है, जिन पर पाकिस्तानियों का हस्तक्षेप है, जिन पर आईएसआई का कब्जा है और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां यहीं से होती हैं। ये क्यों ऐसा होता चला गया, क्या वजह आप देखते हैं और कितनी बड़ी चुनौती? भारत और नेपाल के बीच में पिछले दिनों जो संबंध बिगड़े, पूरे देश ने देखा जिस तरीके से यातायात व्यवस्था ठप कर दी गई। और अभी कुछ दिन पहले की मैं आपको घटना बताऊं, 9 मार्च से लेकर के 13 मार्च तक नेपाल और भारत बॉर्डर पर सैनिकों के साथ, भारतीय सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, पत्थरबाजी हुई। उसमें भारत सरकार ने कोई बहुत ठोस रणनीति तय नहीं की। और पिछले 5 साल पहले नेपाल में एक राष्ट्रीय मदरसा संघ का गठन हुआ, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ के हैं डॉक्टर अब्दुल गनी और महासचिव हैं मौलाना मसूद खान। मौलाना मसूद खान का कई बार पाकिस्तान के दौरे करना और मदरसा जो बॉर्डर पे बनाए गए हैं, उनकी इसी संघ द्वारा, इसी राष्ट्रीय संगठन द्वारा पूरी रणनीति तय की जा रही है। लेकिन हमारी भारतीय एजेंसियां कुछ लेट जगी हैं, लेकिन जरूर है इस पे बड़ी कार्रवाई होगी और भारत सरकार से सख्ती से पेश आएगी और नेपाल सरकार के साथ भी चाहिए, क्योंकि एक बड़ी चुनौती है। प्रफुल बख्शी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। जैसा कि सुनील जी ने बताया, क्या ये जो संख्या बढ़ती गई मदरसों की, मस्जिदों की, और जिस पर आईएसआई का पूरा हस्तक्षेप रहा है, क्या ये सरकार की, क्या ये भारत सरकार, वो चाहे जो हम बीते वर्ष 10 सालों 15 सालों की लगातार की बात कर रहे हैं, सरकारों की विफलता के कारण ऐसे हो सका है? और अब जब स्थिति ऐसे बन गई है तो कितनी बड़ी गंभीर समस्या है? देखिए, ये बहुत गंभीर समस्या है। ये इतनी छोटी समस्या नहीं है। ये है रेडिकल इस्लामाइजेशन ऑफ नेपाल। यहाँ तक कि नेपाल का इस्लामाइजेशन हो रहा है रेडिकल एलिमेंट्स के द्वारा। और ये मैं आपको बता दूं, 1957-58 में एक मस्जिद होता था पूरे काठमांडू में, और अब सारे के सारे भरे पड़े हैं, मदरसों से भरे पड़े हैं। पूरा और जो आप तराई का जो बॉर्डर का इलाका है, हर जगह भरा पड़ा है। सऊदी अरेबिया से और पाकिस्तान से पैसा आ रहा है। और ये उस समय 1958 में जनरल शारदानंद ने वार्न किया था इंडियन गवर्नमेंट को कि ये हो रहा है आपके नेपाल में और हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। तो उनकी बात अनसुनी कर दी गई थी। खैर, उनकी बात अनसुनी कर दी गई, पर अब जो हो रहा है नेपाल में,
जियो की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो तहत हिंदुस्तान को जो जकड़ा जा रहा है, वो नेपाल, पाकिस्तान और चाइना मिलकर अब कर रहे हैं। नेपाल वैसे भी उसने अपनी पॉलिसी में काफी तब्दीली लाई थी, हमारे खिलाफ भूटान को भड़काने की कोशिश की थी, और अब ये आप जो नमूना देख रहे हैं ये उसी का नमूना है। और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी की फेलियर है, हम सिर्फ टेलीविजन पे आके जोर ठीक है, यानी कहीं ना कहीं से जो नीति, जिन पॉलिसीज में बदलाव होना चाहिए था वो बदलाव हुआ नहीं, जिसके चलते ये समस्या गंभीर से गंभीर और ज्यादा गंभीर होती चली गई। मैं आपके पास में आऊंगी प्रफुल्ल जी। इस बीच हमारे साथ रामजी सोनी, जिन्होंने ये खबर हम तक पहुंचाई है, हमारे रिपोर्टर, उनके पास भी जाना चाहूंगी। राम जी, अभी अगर मैं आपसे पूछूं तो 2 जो मस्जिद अभी बन रही है खरबों की लागत से, ये इनकी संख्या तो सिर्फ 2 है, लेकिन उस पूरे इलाके की अगर बात की जाए तो किस तरह से वो पूरा इलाका पाकिस्तानियों और ISI के कब्जे में आ चुका है, और कितने युवक होंगे, मुस्लिम युवक, जो यहाँ पर शिक्षा लेना जिन्होंने शुरू कर दिया है? लावली जी, मैं आपको बता दूं कि रुपैया बॉर्डर से सटे नेपालगंज, जैसपुर, ये पूरा गढ़ इन दिनों पाकिस्तानियों के शिकंजे में है। वहीं जैसपुर जो गांव, ये पूरा मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। यहाँ कम से कम इस गांव में 5 मदरसे पाकिस्तान द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, और नेपालगंज में लगभग 6 मदरसे पाकिस्तान द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। वहीं बांके जिले की बात अगर की जाए तो बांके जिले में 130 मदरसे पाकिस्तानी फंड द्वारा चलाए जा रहे हैं। जी, तो ये है संख्या, किस तरह से पाकिस्तानी फंडिंग करते हैं और वहां पर मदरसे और मस्जिद चलती है। मदरसों और मस्जिदों के जरिए तैयार किए जाते हैं आतंकवादी, वो राष्ट्र विरोधी ताकतें, वो राष्ट्र विरोधी शक्तियां जो भारत के लिए नासूर बनती जा रही हैं। ये समस्या कितनी बड़ी है, इसे निपटने के लिए अब क्या होना चाहिए, इस पर भी हम अपने विशेषज्ञों से उनकी राय लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो भारत नेपाल सीमा पर भारत विरोधी शक्तियों का जमावड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसके लिए सीधे तौर पर पाकिस्तान और ISI जिम्मेदार है। लेकिन ये कितनी बड़ी खतरे की घंटी है भारत के लिए, आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। 2 खास मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, सुनील जी और प्रफुल्ल बख्शी जी। प्रफुल्ल जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। जिस इलाके की हम लगातार बात कर रहे हैं, जो आज चुनौती के रूप में भारत के सामने है, दरअसल यहाँ ये वो इलाके हैं जहां पर कहा जाता है कि पेट्रोलिंग सबसे ज्यादा होती है। बावजूद इसके मदरसों की संख्या का बढ़ना, क्या मायने इसके निकाले जाए, क्या वजह रही है इसकी? प्रफुल्ल जी। शायद प्रफुल्ल जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। सुनील जी, मेरा सवाल आपसे भी फिर यही होगा कि पेट्रोलिंग के बावजूद इतना ज्यादा संख्या का बढ़ जाना, जिस तरीके से राजनीतिक इच्छाएं जो दोनों देशों की थी दृढ़ संकल्प के साथ, वो जरूर कमजोर हुई हैं। नहीं, क्या आपको लगता है कि जो नेपाल का राजनीतिक संरक्षण है वो इन लोगों को मिलता रहा? नहीं, बिल्कुल मिलता रहा है, बिल्कुल नेपाल का मिल रहा है। जिस तरीके से चाइना की नजदीकियां बढ़ रही हैं और चाइना जिस तरीके से नेपाल में निवेश कर रहा है, और इस वर्ष अभी आधी वर्ष बीती है, $51 मिलियन उसने निवेश कर दिया, जो केवल भारत $18 मिलियन कर पाया है। तो और पहले नंबर पे चाइना पहुंच गया, तीसरे नंबर पे भारत पहुंच गया निवेश के मामले में। तो इस पे भारत सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना होगा, क्योंकि वहां यह पेट्रोलियम वहां हो रही है और वहां के अधिकारियों द्वारा भी सूचना नहीं दी जा रही है, और यहाँ के जो एजेंसियां हैं वो ये पता नहीं कर पाई। कम से कम इन मदरसों को बनने में कम से कम 2 साल मेरे हिसाब से लगे होंगे, 2 से 3 साल। तब तक एजेंसियां क्या करती रही वहां पे, क्यों इन्फॉर्मेशन नहीं आई? तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से नेपाल के साथ हमारी नजदीकियां थी, उन नजदीकियों में जो एक दरार आई, वो एक बड़ी वजह रही और उस दरार को ही पाटने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल पाटने की जरूरत है। जिस तरीके से वहां की राजनीतिक पार्टियां गंभीर आरोप लगाती रही हैं कि भारत सरकार है, भारत के जो राजनीतिक दल है वो वहां के सिर्फ 2 राजनीतिक दलों से वार्ता करते हैं, अन्य राजनीतिक दल हैं उनसे वार्ता के भी करते ही नहीं, मिलते ही
नहीं। और यही एक वजह रहती है, यही वजह है कि उस तरीके से वहां विद्रोह है, और वो जो जिन पार्टियों को तरहीज भारत नहीं देता है वह पार्टियां भी वहां जरूर संलिप्त होगी भारत विरोध में। 2008 में जब हिंदू राष्ट्र घोषित खत्म हुआ नेपाल को, तब भारत ने बहुत डट के विरोध क्यों नहीं किया? बिल्कुल, ये भी एक बड़ा सवाल है। ठीक है, इस बीच हमारे साथ जाने माने धर्मगुरु मौलाना अतहर दहलवी जी भी जुड़ चुके हैं। अतहर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। आपने भी अक्सर ये खबरें सुनी होगी, जानी होगी कि भारत नेपाल सीमा पर लगातार मदरसों की संख्या बढ़ रही है, पाकिस्तान की तरफ से उसे फंडिंग होती है, आईएसआई बकायदा उस पर अपनी नजर रखता है। जिस तरह से मदरसे बढ़ रहे हैं, मदरसों का बढ़ना ये सवाल नहीं है, सवाल ये है कि मदरसों की शिक्षा एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। इन मदरसों से भारत विरोधी शक्तियों को तैयार किया जा रहा है। नहीं, ये तो देखिए बकवासबाजियां है, फोबिया है, और ये कुछ खास विचारधारा है जो मदरसों के खिलाफ लगातार जो है। अतहर साहब, आप जो रिपोर्ट्स आई हैं क्या उनको भी खारिज करेंगे? आप देश में गृह मंत्रालय की तरफ से जो रिपोर्ट्स आई हैं क्या उन्हें भी खारिज करेंगे? आप पहले सुनिए, जो बकवासबाजियां हैं बिल्कुल बकवासबाजी। एक सबूत पेश नहीं किया, एक मदरसे को बंद नहीं किया गया। जिस देश के अंदर जो है एडिटर जो है वो महिलाओं के साथ बलात्कार की कोशिश करते पकड़े जाएं, वहां पर ये चर्चा होगी किस मदरसे में क्या होता है। ये सिवाय बकवासबाजी को कुछ नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप अतहर साहब? आपसे जो सवाल पूछा गया आप उसका जवाब दें। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो बातों को घुमाने की या गोलमोल करने की कोशिश ना करें। आपके पास जवाब नहीं है, मदरसों की शिक्षा सवालों के घेरे में है, और ये चीज रिपोर्ट में लिखी है। इस चीज के तस्दीक हो चुकी है कि इस इलाके में किस तरीके से युवकों को बरगलाया जा रहा है, मदरसों में जिहादी शिक्षा दी जा रही है। आज उस पर आप जवाब नहीं देके गोलमोल बात कर रहे हैं और इधर उधर की बात कर रहे हैं। आप मालिक जेल में गया, जो व्यक्ति अतहर साहब, आपसे जो पूछा जाए, आपसे फालतू बात करने के लिए हमने आपको फोन नहीं लगाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए, आपसे यही उम्मीद थी। देखिए सुनील जी, ये होता है हमारे देश के धर्मगुरु हैं, नहीं ऐसे धर्मगुरु हैं। जब सवाल पूछा जाता है तो सवाल को इधर उधर करने के लिए किस तरीके से जवाब आता है, क्योंकि खुद के लिए कोई जवाब है नहीं। भारत में कुछ इस तरीके की शक्तियां जो बहुत अपना सिर उठा रही हैं। जिस तरीके से अभी समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि मुस्लिम तलवार उठा लेंगे, और इस तरीके से मौलाना साहब जो बातें कर रहे हैं कि ऐसा वहां कुछ नहीं है, तो इनको बड़ा, भारत सरकार को बड़ा सख्ती से कुचलने की आवश्यकता है। जब तक शक्ति इनके साथ पेश नहीं आएगी, केवल इनको वोट बैंक मानते रहेंगे, तब तक ये इस तरीके से सिर उठाते रहेंगे। सबसे बड़ी चीज तो ये है, वोट बैंक तो इनको माना जाएगा। और ये वो लोग हैं जो ऐसे बयानों से, ऐसे बेवजह और फालतू की बातों से पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। तो जब आवाजें उठती है कि इन लोगों को पाकिस्तान भेज दिया जाए, क्यों नहीं ऐसा होता है? इन लोगों की तो भारत में कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए फिर तो। नहीं, तो उसी अन्य हमारे भारत की राजनीतिक पार्टियां जब इनका पक्ष लेने लगती हैं और वो समझती हैं कि हमारा वोट बैंक है, या तो हम इनका सहयोग इनके बयानों के आधार पर नहीं करेंगे, तो हो सकता है वोट न मिला। इस तरीके का पिछले दो तीन जो इलेक्शन हुए हैं उनमें ये बातें टूटी हैं, और लोग समझने लगे हैं राजनीतिक दल। और ऐसा मुझे लग रहा है कि आगामी दिनों में, आगामी वर्षों में ऐसा महसूस भारत को होगा कि बिल्कुल अलग घटनाएं होंगी। वोट बैंक इनको नहीं माना जाएगा। जिस तरीके से इनकी महिलाएं जो खुलकर के वोट उन्होंने दिए किसी विशेष पार्टी को, और वो इस तरीके से महसूस करती थी कि वास्तव में हमारा कई सदियों से उत्पीड़न तलाक के नाम पर होता आया है, और ये उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये लोग ऐसे मुद्दों को उछालते हैं, ऐसे बयान देते हैं जिससे कि ये भटक सकें लोग। बिल्कुल, पूरा दिशा भ्रम करने की कोशिश की जाती है। अब यहाँ पर सवाल सीधा सीधा ये भी है कि जो ये मदरसे हैं, उन मदरसों को जो फंडिंग होती है, वहाबी मूवमेंट जो एक तरह से चल रहा है, जैसे कि आपने शुरुआत में ही कहा था, तो उस फंडिंग पर रोक लगाने के लिए जो कोशिशें होनी चाहिए, क्या वो किस तरह से आगे बढ़नी चाहिए? क्योंकि सऊदी अरब फंडिंग करता है, ये जग जाहिर हो चुका है। सऊदी से हमारे रिश्ते भी बहुत अच्छे चलते रहे हैं, ये भी हम जानते हैं, लेकिन उस फंडिंग पर रोक अभी तक नहीं लग पाई है। इसकी क्या वो तो राजनीतिक स्तर पर ये वार्ता हर दोनों देशों को रखनी पड़ेगी, विभिन्न देशों को भी रखनी पड़ेगी उनको। लेकिन जब तक हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो बिल्कुल प्रूफ के सामने, जब प्रधानमंत्री के सामने, गृह मंत्री के सामने नहीं रखेंगी ठीक से, और जिस तरीके से द्विपक्षीय, जिस तरीके से मोदी सरकार ने द्विपक्षीय संबंधों को वरीयता दी है, और द्विपक्षीय संबंधों के आधार पर विदेशी नीति जो तय की जा रही है वो बहुत सक्सेस है, और आगे जाके इसका बिल्कुल फायदा मिलेगा। जिस तरीके से अभी फिलहाल में जिस देश में गए थे वहां मुस्लिम देशों ने कहां विरोध किया, चुपचाप शांत बने रहे हो। नहीं, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि मुस्लिम देश भी, कई ऐसे मुस्लिम देश हैं जो भारत के करीब आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अब वजह आ गई है कि वो मुस्लिम देश मिलके पाकिस्तान का बॉयकॉट करें? नहीं, उन्हें दिख रहा है कि जो मुस्लिम देश बाहुल देश है, वहां के मुस्लिम इस्लामिक जिहादियों ने क्या हालत महिलाओं के बच्चों के साथ कर रखे हैं, और उन्हें ये महसूस होने लगा है कि यदि हमने इस पर लगाम नहीं दी और लोकतांत्रिक देशों का सहयोग हमने नहीं किया और सहयोग नहीं लिया, तो वही दुर्गति हमारी होगी। जो आजकल
आपको देखने को मिल रही है अन्य देशों की। निश्चित रूप से। तो ऐसे में जो दुर्गति देखने की जब हम बात करते हैं तो सवाल ये भी उठता है कि ये वही लोग हैं, जैसे अगर हम नेपाल की बात करते हैं, नेपाल भी स्थिति को देख रहा है, समझ रहा है, बावजूद उसके नेपाल बॉर्डर पर इतनी संख्या में मदरसों का बढ़ जाना, क्या नेपाल सरकार इस बात को नहीं समझ पा रही है, या फिर सिर्फ वो निज स्वार्थ देख रही है कि चाइना की तरफ से उसको ज्यादा फंडिंग हो रही है और जो दरार आई है जिसकी बात हमने पहले भी की? जो इस समय नेपाल में जो पुष्प कमल दहल साहब की सरकार है, जो प्रधानमंत्री है वहां पे, वो मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि वो भारत के साथ संबंध ठीक से नहीं चाहते हैं, क्योंकि पिछले 15 सालों ऐसा मैं बता रहा हूँ, पिछले 15 सालों में किसी भी रक्षा मंत्री का दौरा नेपाल में नहीं हुआ। अभी हाल ही में रक्षा मंत्री ने दौरा किया और दौरा करने के एक हफ्ते बाद दहल साहब चाइना पहुंच जाते हैं और वन बेल्ट वन योजना वाली जो है उस पर मोहर लगा करके आते हैं और कुछ मांग ऐसी चाइना से करके आते हैं, गुप्त रूप से जो बातें होती हैं वो मीडिया तक नहीं पहुंच पाई हैं। तो कुछ न कुछ ऐसा है कि वो भारत को तरहीज भी वर्तमान सरकार जो है, वर्तमान सरकार है, वो नहीं दे पा रही है और हमें खुफिया जो रिपोर्ट्स का आदान प्रदान ठीक से था वो नहीं हो पा रहा है ठीक से। ठीक है, अगर प्रफुल्ल बख्शी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं प्रफुल्ल जी से एक सवाल करना चाहूंगी कि अब जब चुनौती ये बन चुकी है, जिस तरह से हम तमाम रिपोर्ट्स की बात करें, तमाम तस्वीरों की बात करें, वहां के लोग इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, तो फिर भारत की तरफ से अब क्या नीति अपनाई जानी चाहिए, भारत की तरफ से क्या कदम उठाए जाने चाहिए? शायद प्रफुल्ल जी हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हुए हैं। सुनील जी, भारत की तरफ से क्या कदम उठाए जाने चाहिए? नहीं, भारत के साथ मेरा सबसे पहला मानना है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वहां उन सभी राजनीतिक दलों से वार्ता करनी चाहिए और बहुत अच्छे सौहार्द तरीके से वार्ता रखनी चाहिए और समस्या बिल्कुल भारत की बतानी चाहिए कि जिस तरीके से एक मित्र देश, एक बड़े भाई की हैसियत से जिस तरीके से हम लोग मिलजुल के काम करते आ रहे हैं और जिस तरीके से जो बॉर्डर है 200 किलोमीटर का जो बॉर्डर है भारत और नेपाल के बीच पे, जहां सिर्फ झाड़ियां ही झाड़ियां हैं, 4 स्टेट का वहां पर बॉर्डर लगता है और वहां पे बिल्कुल कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जहां रोकी जा सके। उस रिमोट एरिया पर सबसे ज्यादा सिक्योरिटी बिल्कुल सिक्योरिटी करनी पड़ेगी क्योंकि वीजा चलता नहीं है, वहां से लोग आसानी से पाकिस्तान के माध्यम से जितने भी आतंकवादी हैं वहां के माध्यम से आ जाते हैं। यहाँ कोई चेक करेगा तो उसका स्थान नहीं है, सामने नेपालियों का उनका वोटर कार्ड और कार्ड बने हुए हैं वहां पे, वो दिखाते हैं सब नेपाल से घूमने के लिए आए हैं। तो ऐसी कोई विशेष योजना नहीं है जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसियों के हिसाब से जो रखनी चाहिए। अच्छा, एक जो मेरा अगला सवाल होगा, शायद थोड़ा सा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस सवाल से इत्तेफाक नहीं रखते हों, लेकिन आपको नहीं लगता कि आज की तारीख में हालात ऐसे बन चुके हैं, जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की और लॉन्चिंग पैड्स को तबाह किया, कि आपको नहीं लगता कि दुनिया आतंकवाद से जूझ रही है और आतंकवाद का पक्का पनाहगार अगर कोई बना हुआ है, एक गढ़ जहां पे सीधे सीधे आतंकवादियों को पनाह दी जा रही है, तो क्यों नहीं वहां पर भी सर्जिकल स्ट्राइक? नहीं, बिल्कुल नहीं, वहाँ इतने भयंकर हालात नहीं है जिस तरीके से पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक भारत को करना पड़ा। नहीं, लेकिन ये भी एक तरह के लॉन्चिंग पैड ही है। अगर आप देखें मदरसों में अगर आतंकवादी तैयार किए जा रहे हैं, जिहादी शिक्षा दी जा रही है, तो इट इज अ काइंड ऑफ लॉन्चिंग पैड। नहीं, इसको राजनीतिक स्तर पर द्विपक्षीय वार्ता से निपटाया जा सकता है। पाकिस्तान और भारत के बीच अलग माहौल था और जहां सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने की वहां पर विश्व के किसी भी देश ने वहां उंगली नहीं उठाई अभी तक। क्यों नहीं उठाई? क्योंकि सभी देश आतंकवाद से वर्तमान परिस्थिति में पीड़ित हैं और बड़े देश समझते हैं कि इन आतंकवाद से लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं वो वास्तव में कमजोर हो रही है और आगे जाके बहुत दिक्कत लोकतांत्रिक देशों को होगी। निश्चित रूप से, यानी वार्ता के जरिए पहले, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि अगर वार्ता से बात नहीं चले तो फिर प्रोएक्टिव होने की यहां पर भी जरूरत है और अगर ऐसा एक्शन नहीं लिया गया तो ये चुनौती जो आज गंभीर बन चुकी है, कहीं ऐसा ना हो कि स्थिति हाथ से ही निकल जाए और नासूर बन जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी में हमारे साथ देने के लिए। बहरहाल अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय। इतनी यहाँ पे इंटेलिजेंस की विंग है और इनके होने के बावजूद अगर ऐसा हो रहा है तो यही बहुत ही गलत है और तमाम आतंकवादी यहाँ पकड़े जा चुके हैं, इस बॉर्डर से आते हैं, आवागमन होता है और इसको करा करके बहुत ही ये आगे चल करके ही बहुत इससे माहौल खराब होगा, हमारे यहाँ के माहौल खराब होगा, नेपाल का माहौल भी खराब होगा।
और इसमें चाइना का भी हाथ है, चाइना भी इसमें मिला हुआ है, वो भी अपने अड्डे बना रहा है। और इसके लिए हमारे गृह मंत्रालय को, विदेश मंत्रालय को और रक्षा मंत्रालय को बहुत ही तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। भारत हमारा इस पे सक्रिय होना चाहिए और नेपाल के अंदर भी नेपाल गवर्नमेंट को भी इस संबंध में सोचना चाहिए। नंबर 1, ये आतंकवादियों का गढ़ बन रहा है, नेपालगंज प्लस रुपेडिया भी, ये हमारे देश के लिए घातक है। इस समय पे हमारी स्टेट गवर्नमेंट और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए और इस पर कार्रवाई भी करके राजदूतों को भी सतर्क करें और हमारे यहाँ जनता को भी, हम लोगों को चाहिए कि इससे हम लोग अलर्ट रहें। ये पता चला है कि नेपाल में जो हमारा मैत्री राष्ट्र है, तो वहाँ कई मदरसों का निर्माण करोड़ों की लागत से पाकिस्तान की मदद से किया जा रहा है। और अभी हाल ही में एक वहाँ सृष्टि हाल था, वहाँ भी मदरसे और मस्जिद का एक साथ निर्माण किया जा रहा है। और हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल में जो आसपास के भारतीय युवा बसे हुए हैं या रहते हैं, उनको बहला फुसला करके और उसमें भारत विरोधी गतिविधियों के लिए उनको तैयार किया जाता है, जो हमारे देश के लिए बड़ा ही हानिकारक है। तो देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है ऐसे इलाकों पर बने इन मदरसों और मस्जिदों में रहने वाले लोगों से निपटना, क्योंकि ये वही इलाके हैं जहां से आपको याद होगा कि यासीन भटकल और अब्दुल करीम टुंडा जैसे आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था। ये फेहरिस्त लंबी है और लंबी हो भी सकती है, इसलिए चेतने की जरूरत है। बहरहाल 3 खास लोग मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं जाने माने वरिष्ठ पत्रकार सुनील कौशिक जी, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ मेरे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट, रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़ रहे हैं फोन लाइन से। प्रफुल्ल जी, आपका भी स्वागत। और सुदर्शन न्यूज संवाददाता राम जी सोनी भी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। राम जी सोनी के पास जाऊं, मैं प्रफुल्ल जी के पास जाऊं, सबसे पहले मैं सुनील जी आपके पास आती हूं। ये जो आज जो तस्वीर और आज जो खबर आ रही है, नेपालगंज और रुपहिडिया के पास जो मदरसे अब खरबों की लागत से बनाए जा रहे हैं, ये पहला वाकया नहीं है। 2002 की रिपोर्ट से लेकर 2016 की रिपोर्ट तक ये कहती है कि मदरसों और मस्जिदों की संख्या इस इलाके में बढ़ी है, जिन पर पाकिस्तानियों का हस्तक्षेप है, जिन पर ISI का कब्जा है और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां यहीं से होती हैं। ये क्यों ऐसा होता चला गया, क्या वजह आप देखते हैं और कितनी बड़ी चुनौती? भारत और नेपाल के का मदरसा प्लान। जी हां, पाकिस्तान को भले ही बार बार भारत से मुंह की खानी पड़ती हो, लेकिन भारत में आतंक फैलाने की उसकी लालसा ऐसी, जिसे लेकर रोज वो नए नए प्लान बनाता रहता है। पाकिस्तान एक बार फिर ऐसी ही चाल चलता हुआ नजर आ रहा है और इसके लिए उसने एक बार फिर मदरसों और मस्जिदों को आतंक की फैक्ट्री बनाने के लिए चुना है। हालांकि इसमें कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान अपने मदरसों और मस्जिदों को आतंक के गढ़ के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इस बार उसने प्लान थोड़ा हटकर बनाया है। इस बार इन मदरसों में पाकिस्तान अपने युवाओं को ही नहीं बल्कि नेपाल के युवाओं को भी भारत के खिलाफ आतंक की आग में झोंकने की तैयारी में है। दुनिया जानती है पाकिस्तान अक्सर नेपाल के रास्ते भारत में अपने आतंकियों को भेजता रहा है और इसीलिए भारत नेपाल सीमा से सटे रूपडिया बॉर्डर से मात्र 6 किलोमीटर दूर खरबों की लागत से पाकिस्तान ने 2 मदरसों का निर्माण किया है। इसमें हजारों की संख्या में भारतीय सीमा से सटे नेपाली गांव के युवकों के मन में भारत विरोधी जहर तेजी से भरा जा रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान एक और कंबाइंड मस्जिद और मदरसे का निर्माण नेपालगंज के त्रिभुवन चौक के पास करोड़ों की लागत से कर रहा है। इसमें पाकिस्तान के युवाओं को आतंक की ट्रेनिंग दी जाएगी। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 1 साल से रूपडिया बॉर्डर से सटे नेपाली गांव में पाकिस्तानियों ने डेरा डाल रखा है। हालांकि बॉर्डर पर तैनात SSB काफी सतर्क है, लेकिन पाकिस्तान के इस आतंक के प्लान से भारत को और सतर्क होने की जरूरत है, जिससे पाकिस्तान की इस घटिया हरकत का ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
जाए तो 1751 किलोमीटर की जो खुली सीमा है वो कहीं ना कहीं से पाकिस्तानियों और आईएसआई के लिए एक बड़ा गढ़ बनती जा रही है। ये भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और चुनौती और सवाल दोनों कि मदरसों में आखिर जब जिहादी शिक्षा दी जाती है तो ऐसे मदरसों की संख्या बढ़ कैसे जाती है, क्यों नहीं अभी तक इन पर किसी भी तरीके की कैची चलाई गई है। हम इस पर भी बात करेंगे, अपने मेहमानों के पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले जरा आप भी सुनिए कि किस तरह से वहां के लोग इस सच्चाई को कैमरे के सामने बता रहे हैं। तो ये नितांत ही गलत है और इसके द्वारा हमारे क्षेत्र के मुस्लिम भोले भाले युवकों को भ्रमित किया जा रहा है। इसमें नेपाल गवर्नमेंट को और हमारी भारत सरकार को बहुत ही तुरंत एक्शन लेना चाहिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं हमारी विशेष प्रस्तुति। दरअसल सीधे तौर पर मेरे पीछे की जो 4 शब्द लिखे हुए हैं वो आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देंगे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हम बात करते हैं नेपाल की तो हमारे जहन में एक तस्वीर उभरती है हिंदू राष्ट्र की। नेपाल को भारत हमेशा से हिंदू राष्ट्र की दृष्टि से देखता आया है, लेकिन आज यही धारणा धीरे धीरे बदल रही है क्योंकि नेपाल अब राष्ट्र विरोधी ताकतों का, राष्ट्र विरोधी शक्तियों का गढ़ बनता जा रहा है। खबर आ रही है कि भारत नेपाल सीमा से सटे क्षेत्र में लगातार कुछ ऐसे मदरसों का निर्माण कराया जा रहा है जहां पर नेपाल के मुस्लिम युवकों को भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल करने के लिए शिक्षा दी जा रही है, उकसाया जा रहा है। ये भारत के लिए बड़ी चुनौती है, ये खतरे की घंटी है उन तमाम राष्ट्रों के लिए जो कहीं ना कहीं से आतंकवाद से जूझ रहे हैं। इस मसले पर हम एक खास चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ कुछ ही पल में जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि किस तरह से ये क्षेत्र अब भारत विरोधी गतिविधियों या यूं कहें कि पाकिस्तानियों का अड्डा बनता जा रहा है। पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत, भारत में आतंक फैलाने का एक और प्लान। पाकिस्तान बना रहा है बॉर्डर पर आतंकी फैक्ट्री। आखिर क्या है पाकिस्तान? अगर देखा जाए तो 1751 किलोमीटर की जो खुली सीमा है वो कहीं ना कहीं से पाकिस्तानियों और आईएसआई के लिए एक बड़ा गढ़ बनती जा रही है। ये भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और चुनौती और सवाल दोनों कि मदरसों में आखिर जब जिहादी शिक्षा दी जाती है तो ऐसे मदरसों की संख्या बढ़ कैसे जाती है, क्यों नहीं अभी तक इन पर किसी भी तरीके की कैची चलाई गई है। हम इस पर भी बात करेंगे, अपने मेहमानों के पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले जरा आप भी सुनिए कि किस तरह से वहां के लोग इस सच्चाई को कैमरे के सामने बता रहे हैं। तो ये नितांत ही गलत है और इसके द्वारा हमारे क्षेत्र के मुस्लिम भोले भाले युवकों को भ्रमित किया जा रहा है। इसमें नेपाल गवर्नमेंट को और हमारी भारत सरकार को बहुत ही तुरंत एक्शन लेना चाहिए। इतनी यहाँ पे इंटेलिजेंस की विंग है और इनके होने के बावजूद अगर ऐसा हो रहा है तो यही बहुत ही गलत है। नए नए प्लान बनाता रहता है। पाकिस्तान एक बार फिर ऐसी ही चाल चलता हुआ नजर आ रहा है और इसके लिए उसने एक बार फिर मदरसों और मस्जिदों को आतंक की फैक्ट्री बनाने के लिए चुना है। हालांकि इसमें कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान अपने मदरसों और मस्जिदों को आतंक के गढ़ के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इस बार उसने प्लान थोड़ा हटकर बनाया है। इस बार इन मदरसों में पाकिस्तान अपने युवाओं को ही नहीं बल्कि नेपाल के युवाओं को भी भारत के खिलाफ आतंक की आग में झोंकने की तैयारी में है। दुनिया जानती है पाकिस्तान अक्सर नेपाल के रास्ते भारत में अपने आतंकियों को भेजता रहा है और इसीलिए भारत नेपाल सीमा से सटे रूपडिया बॉर्डर से मात्र 6 किलोमीटर दूर खरबों की लागत से पाकिस्तान ने 2 मदरसों का निर्माण किया है। इसमें हजारों की संख्या में भारतीय सीमा से सटे नेपाली गांव के युवकों के मन में भारत विरोधी जहर तेजी से भरा जा रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान एक और कंबाइंड मस्जिद और मदरसे का निर्माण नेपालगंज के त्रिभुवन चौक के पास करोड़ों की लागत से कर रहा है। इसमें पाकिस्तान के युवाओं को आतंक की ट्रेनिंग दी जाएगी। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 1 साल से रूपडिया बॉर्डर से सटे नेपाली गांव में पाकिस्तानियों ने डेरा डाल रखा है। हालांकि बॉर्डर पर तैनात एसएसबी काफी सतर्क है, लेकिन पाकिस्तान के इस आतंक के प्लान से भारत को और सतर्क होने की जरूरत है।
जिससे पाकिस्तान की इस घटिया हरकत का ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो खासतौर से आतंकवाद से जूझ रहे हैं, इस मसले पर हम एक खास चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ कुछ ही पल में जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि किस तरह से ये क्षेत्र अब भारत विरोधी गतिविधियों या यूं कहें कि पाकिस्तानियों का अड्डा बनता जा रहा है। पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत, भारत में आतंक फैलाने का एक और प्लान। पाकिस्तान बना रहा है बॉर्डर पर आतंकी फैक्ट्री। आखिर क्या है पाकिस्तान का मदरसा प्लान? जी हां, पाकिस्तान को भले ही बार बार भारत से मुंह की खानी पड़ती हो, लेकिन भारत में आतंक फैलाने की उसकी लालसा ऐसी जिसे लेकर रोज वो। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं हमारी विशेष प्रस्तुति। दरअसल सीधे तौर पर मेरे पीछे की जो 4 शब्द लिखे हुए हैं वो आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देंगे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हम बात करते हैं नेपाल की तो हमारे जहन में एक तस्वीर उभरती है हिंदू राष्ट्र की। नेपाल को भारत हमेशा से हिंदू राष्ट्र की दृष्टि से देखता आया है, लेकिन आज यही धारणा धीरे धीरे बदल रही है क्योंकि नेपाल अब राष्ट्र विरोधी ताकतों का, राष्ट्र विरोधी शक्तियों का गढ़ बनता जा रहा है। खबर आ रही है कि भारत नेपाल सीमा से सटे क्षेत्र में लगातार कुछ ऐसे मदरसों का निर्माण कराया जा रहा है जहां पर नेपाल के मुस्लिम युवकों को भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल करने के लिए शिक्षा दी जा रही है, उकसाया जा रहा है। ये भारत के लिए बड़ी चुनौती है, ये खतरे की घंटी है उन तमाम राष्ट्रों के लिए जो कहीं ना कहीं से